नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जियो विद उमाशंकर गौड़ यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे भील जनजाति के बारे में। भील जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप क्या हैं, सामाजिक ढांचा क्या है, वे किस प्रकार रहते हैं, किन क्षेत्रों में निवास करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस भील शब्द की कि ये भील शब्द बना कैसे। इसके लिए अधिकांश लोगों का मानना है कि इस शब्द का निर्माण बीलू शब्द से हुआ है। बीलू शब्द का अर्थ होता है तीरंदाज या निशानेबाज। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि भील शब्द की उत्पत्ति इसके संस्कृत भाषा के धातु के मूल रूप से हुई है, जिसका अर्थ भी आखेटक व तीरंदाज होता है। भील जनजाति की उत्पत्ति जो है वो महादेव के पुत्र निषाद से मानी गई है। यह माना जाता है कि एक बार महादेव के पुत्र निषाद व उनके वाहन नंदी में झगड़ा हो गया और इस झगड़े के कारण निषाद ने नंदी को मार दिया, जिससे महादेव कुपित हो गए और उन्होंने निषाद को कैलाश से निष्कासित कर दिया। वह निष्कासित हुआ निषाद दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों वह जंगलों में रहने के लिए चला गया और उसी के वंशज जो हैं वो आगे चलकर भील कहलाए। भील जनजाति का प्रमाण हमें हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है, जिसके दो प्रमुख उदाहरण हमारे सामने महत्वपूर्ण रूप से देखे जाते हैं। पहला, रामायण में शबरी, जो कि एक भीलनी थी और भगवान राम को उसने अपने जूठे बैर खिलाए थे, जिसकी वजह से वह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुई। दूसरा, महाभारत महाकाव्य में एकलव्य ने अपने गुरु के मांगने पर अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर गुरु दक्षिणा में दे दिया था। वह ये जानता था कि उसका अंगूठा कटने के बाद वह तीरंदाजी नहीं कर पाएगा, फिर भी गुरु आज्ञा मानते हुए गुरु दक्षिणा में उसने अपना अंगूठा काटकर दे दिया। ये दोनों ही महान व्यक्तित्व भील जनजाति में हुए हैं। इसके अलावा भी भील अपनी निष्ठा, ईमानदारी और देशभक्ति के लिए आज भी जाने जाते हैं। इसका उदाहरण महाराणा प्रताप की सेना में भीलों का होना है। जब महाराणा प्रताप अकबर से युद्ध लड़ रहे थे और किसी भी राजा ने उनका सहयोग नहीं किया, तब इसी भील जनजाति ने महाराणा प्रताप का सहयोग किया और इन्हीं के दम पर महाराणा प्रताप ने अकबर को कई युद्धों में पराजय प्रदान की है, कई युद्धों में विजयी हुए हैं। अब भीलों का शरीर कैसा होता है, तो भील नाटे कद के होते हैं। इनकी आंखें लाल, बाल घुंघराले व दांत व जबड़े बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं तथा शरीर सुडौल व हष्टपुष्ट होता है। ये लोग चोरी करना धार्मिक अपराध मानते हैं। अब बात करते हैं कि इनका निवास क्षेत्र कहाँ पर है, ये किन क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो आपके सामने देखिए, भारत के मानचित्र में भीलों का निवास क्षेत्र बताया है। यह निवास क्षेत्र किन किन राज्यों में आता है, तो मानचित्र से स्पष्ट हो जाता है कि यह है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। अब इनके किन किन जिलों में ये प्रमुखता से पाए जाते हैं, तो राजस्थान की बात करें तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ 4 ज़िले हैं जहाँ पर ये सघनता से पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ व रतलाम, इन 3 ज़िलों में ये प्रमुखता से पाए जाते हैं। इसके बाद आता है गुजरात के पंचमहल, बड़ोदरा ज़िलों में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव, नासिक व धुले ज़िले में भील जनजाति का सांद्रण पाया जाता है। अब इनका आवास होता कैसा है, ये तो वह इनका निवास क्षेत्र के, ये भौगोलिक रूप से किन क्षेत्रों में निवास करते हैं। अब इनके मकान का स्वरूप कैसा होता है, तो इनके आवास जो हैं, इनके निवास जो हैं वे प्रकीर्ण प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? प्रकीर्ण। प्रकीर्ण का मतलब होता है आम भाषा में ढाणी, जिसमें मकान दूर दूर बने हुए होते हैं। एक खेत में एक मकान होता है, एक खेत छोड़कर दूसरे खेत में से मकान बने हुए होते हैं, उसे हम कहते हैं ढाणी या प्रकीर्ण प्रकार के मकान।
इनकी झोंपड़ियाँ जो हैं वह घास फूस, पत्थर, बांस व खपरेल से बनी हुई होती हैं। ये अपने आप में संपूर्णता लिए हुए होती हैं। इनकी झोंपड़ी में सोने का कमरा अर्थात बेडरूम, रसोई व चारे रखने की जगह तथा भगवान की पूजा का स्थान भी होता है, अर्थात पूर्ण रूप में अपने आप में संपूर्णता लिए हुए होती हैं। ये अपने मकान को अच्छे से सजाते हैं। झोंपड़ी के बाहर गेरों का लेप करके उसमें विभिन्न प्रकार की रंगोली का निर्माण ये लोग करते हैं। तो ये हुआ इनका आवास क्षेत्र। अब इनकी आर्थिक क्रिया कैसी है? आखेट, मुख्यतः ये आखेटक होते हैं, लेकिन वर्तमान समय में भारत सरकार ने आखेट को प्रतिबंधित कर दिया है, जिससे धीरे धीरे भील जनजाति ने अपनी प्रमुख आर्थिक क्रिया आखेट को छोड़ दिया है और अब ये स्थानांतरित कृषि करने लगे। ये दो प्रकार की स्थानांतरित कृषि करते हैं। पहली चिमाता, जो कि ये पहाड़ी क्षेत्रों में करते हैं। कहाँ करते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में। तो परिभाषा क्या होगी कि भील जनजाति द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को चिमाता कहा जाता है। दूसरी दजिया, दजिया है मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को दजिया कहा जाता है। ये इनकी आर्थिक क्रिया है। भील मुख्यतः मांसाहारी होते हैं। इनकी भोजन पर बात कर रहे हैं। आखेट के बाद इनकी आर्थिक क्रिया में भोजन, ये मुख्यतः परंपरागत रूप से मांसाहारी होते हैं, लेकिन वर्तमान में इन्होंने मांसाहार को लगभग छोड़ दिया है और ये शाकाहारी बन गए हैं। ये शाकाहार के रूप में मुख्य रूप से मक्का खाते हैं। इनका प्रमुख भोज्य पदार्थ क्या है? मक्का। लेकिन उत्सवों पर ये विशेष प्रकार के चावल का निर्माण करते हैं, जिसे चोखा चावल कहा जाता है। लापसी बनाते हैं तथा प्रत्येक घर में आटे को घोलकर राबड़ी तैयार की जाती है, जो कि प्रत्येक घर में बनाई जाती है और इनका पसंदीदा भोजन है। ये लोग, अब बात करते हैं इनकी वेशभूषा की कि इनकी वेशभूषा कैसी है। तो प्राचीन काल की बात करें तो भील बहुत ही कम कपड़े पहनते थे। पुरुष जो हैं वह केवल लंगोट बांधकर घुमा करते थे और महिलाएं जो हैं वो पत्ते लपेटकर घूमती थी। लेकिन समय के साथ इनमें परिवर्तन आया। पुरुष धोती चोला व अंगोछा पहनने लगे, सिर पर पगड़ी बांधने लगे और महिलाएं जो हैं वो घाघरा चोली आदि पहनने लगी। इनमें बच्चे जो हैं वो, लड़के जो हैं वो निक्कर पहनते हैं और लड़कियां जो हैं वह ओढ़नी व घाघरा पहनती हैं। वर्तमान समय में अभी ये कुछ पैंट शर्ट भी पहनने लगे हैं। महिलाएं साड़ियाँ पहनने लगी हैं, अर्थात समय के साथ इनके पहनावे में भी परिवर्तन आया है। अब बात करते हैं इनकी विवाह पद्धतियों के बारे में कि इनमें विवाह किस किस प्रकार के पाए जाते हैं। तो भील जनजाति में मुख्य रूप से हरण विवाह, विनिमय विवाह और मोर बांधियो विवाह, तो एक विशेष प्रकार की प्रथा भी इनमें पाई जाती है कि इनमें विवाह का प्रस्ताव जो है वो वर पक्ष की ओर से लाया जाता है, वधु पक्ष की ओर से नहीं आता। वर पक्ष की ओर से विवाह का प्रस्ताव आता है तथा वधु के पिता द्वारा उनके विवाह के प्रस्ताव के रूप में एक निश्चित राशि मांगी जाती है, जिसे लेकर वह उन्हें अपनी पुत्री प्रदान करता है। इस राशि को दापा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दापा, अर्थात दापा प्रथा, इसे दापा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इनमें एक विशेष प्रकार की विवाह की प्रथा भी होती है, जिसे गोल गादेड़ो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल गादेड़ो। गोल गादेड़ो का अर्थ है कि एक भील युवक अपनी सूरवीरता का परिचय देते हुए अपने लिए युवती चयन का अधिकार प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसे अपनी सूरवीरता, अपने युद्ध कौशल का परिचय देना होता है। उसके बाद उसे अपने लिए युवती चयन करने का अधिकार मिल जाता है, तो उसे कहते हैं गोल गादेड़ो। अब बात करते हैं इनके सामाजिक परिवेश की कि इनका समाज कैसा है। तो इनका समाज जो है
पितृसत्तात्मक होता है, अर्थात पिता जो है वो परिवार का मुखिया माना जाता है। तब पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति उसके बच्चों में बराबर बांट दी जाती है। इनके गांव जो हैं, छोटे गांव फला कहलाते हैं तथा बड़े गांव पाल कहलाते हैं। और एक विशेषता इनके गांवों की होती है कि भील जनजाति जो है वो विभिन्न गणों में विभाजित होती है और एक गांव में एक ही गण के लोग निवास करते हैं तथा प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक गण का अपना एक अलग गण चिन्ह होता है। इनके गांव फला व पाल कहलाते हैं। पाल का मुखिया जो है वो गमेती कहलाता है और गमेती का जो मार्गदर्शक होता है अर्थात मंत्री वो कहलाता है बोलावा। तो गांव का मुखिया गमेती व मार्गदर्शक बोलावा। ये प्रश्न बहुत बार कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, क्योंकि हमें जनजातियों के मुखिया के नाम जो हैं इनमें कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है, क्योंकि अलग अलग जनजाति में मुखिया को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसलिए ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले नाम हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से याद करें कि भील जनजाति में गांव के मुखिया को गमेती व मार्गदर्शक को बोलावा कहा जाता है। ये लोग देवी देवताओं को मानते हैं, कुछ लोग नाग देवता की पूजा करते हैं तथा ये मुख्य रूप से भगवान शिव की पूजा करते हैं। और उसका एक बहुत बड़ा मेला ये सोम, माही व जाखम फरवरी मार्च के दौरान ये मेला लगता है सोम, माही, जाखम के त्रिवेणी संगम पर, जिसे बेणेश्वर मेला या आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है। यहाँ से भी प्रश्न आता है कि आदिवासियों का महाकुंभ किसे कहते हैं? तो आदिवासियों का महाकुंभ सोम, माही, जाखम त्रिवेणी संगम पर लगने वाले बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है। अब भील जनजाति जो है वो अपनी वीरता के लिए भी जानी जाती है और इनका युद्ध घोष जो है, जब भी इन्हें लगता है कि युद्ध के हालात उत्पन्न हो रहे हैं तो ये लोग विभिन्न प्रकार के ढोल नगाड़े बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से फायरे फायरे चिल्लाने लग जाते हैं। फायरे फायरे इनका युद्ध घोष है। जब इसका उद्घोष होता है तब ये सभी लोग समझ जाते हैं कि युद्ध के हालात उत्पन्न हो गए और उन्हें जल्द से इनके हथियार जो हैं ये मुख्य रूप से भालों, बर्छी, छोटी कटार, तलवार व तीर कमान का मुख्य रूप से उपयोग करते हैं। और इनके दो प्रकार के तीर होते हैं, एक हरियो और दूसरा रोबदो। ये दो प्रकार के तीरों का उपयोग अपने हथियारों में करते हैं। भील जनजाति जो है उस पर आधुनिकता का क्या प्रभाव पड़ा है? तो भील जनजाति अब प्रकीर्ण क्षेत्रों को छोड़कर नगरीय क्षेत्रों में या छोटी सघन बस्तियों में निवास करने लगे। उनके पहनावे में परिवर्तन आया, जो हमने पीछे बात की थी। इनके खान पान में परिवर्तन आया है और ये लोग अब आखेट व स्थानांतरित कृषि को छोड़कर कुछ स्थानों पर मजदूरी भी करने लगे हैं। भारत सरकार द्वारा दिए गए आरक्षण का उपयोग करते हुए यह जनजाति अब धीरे धीरे सरकारी सेवाओं में भी अपना स्थान बनाने लगी हैं और इनका विकास हुआ है। आज हमने भील जनजाति के बारे में पढ़ा। ये आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और पिछले कुछ दिनों में आपने जो प्यार मुझे दिया है वो आगे भी इसी प्रकार बनाए रखें और मेरा मनोबल बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत।